जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत आज के इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग S1 का यूनिट 1, S2 का यूनिट 1, S3 का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 हम लोगों ने पूरी तरह से समाप्त कर लिया है एक एक करके। फ्रेंड्स, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे S5। जी अब दोस्तों, S5 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इसका यूनिट 1 आज पूरी तरह से कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट मैंने प्रयास किया कि एक ही वीडियो में इसको अच्छे से कवर किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आज का अध्याय है उसको समझ लेते हैं। मेन जो मुद्दा है, मेन जो टॉपिक है उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि S5 में हम लोग को क्या क्या स्टडी करनी है। फ्रेंड्स, S5 में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो हम लोग को विद्यालय से संबंधित जो स्वास्थ्य, योग और शारीरिक शिक्षा होती है उसको समझना है। यानी कि एक विद्यालय में जो भी स्वास्थ्य संबंधी बातें होती है या शारीरिक शिक्षा की बातें होती है, वही हमको इस चैप्टर में अध्ययन करना है। फ्रेंड्स, इसमें बात कर लेते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में हम लोग को जो पढ़ना है वह है शारीरिक शिक्षा की समझ। यानी कि हम अपने शरीर के बारे में कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, शरीर के गतिविधियों के बारे में कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कौन कौन से उसके लक्षण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा यूनिट 1 है, इसमें हम लोग आज इसको समझेंगे। इसमें मैंने 10 पॉइंट मैंने फ्रेंड्स बनाया है। अगर इस 10 पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन अगर अराइज किया जाता है एग्जाम में तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। बस कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, रिमेम्बर रखने हैं और आसानी से आप पेपर को कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एक करके। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह है शारीरिक शिक्षा। फ्रेंड्स, शारीरिक शिक्षा मैंने अभी बताया, शारीरिक शिक्षा यानी कि शरीर के बारे में आप कितना जानते हैं, कितना आपको नॉलेज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। फ्रेंड्स, शारीरिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न माना गया है, जहाँ शिक्षा का अर्थ होता है, जहाँ पे शिक्षा जो है एक कक्षा या एक प्रयोगशाला में ग्रहण किया जाता है, वहीं पे शारीरिक शिक्षा के लिए खेल का मैदान या कैंप का निर्माण किया जाता है, जहाँ पे हम लोग शारीरिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शारीरिक शिक्षा। फ्रेंड्स, आप अपने शरीर के बारे में कितना अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी कि आप स्वस्थ हैं, आप निरोग हैं या आप किसी बीमारी से ग्रसित है, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक होता है। कहा जाता है फ्रेंड्स, अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखना ही क्या कहलाता है, शारीरिक शिक्षा कहलाता है। शिक्षा का मतलब फ्रेंड्स जानकारी होता है, आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, आप कैसे किसी को स्वस्थ रहने के लिए सलाह दे सकते हैं, उसको सही रास्ता दिखा सकते हैं, वही क्या कहलाता है, शारीरिक शिक्षा कहलाता है। कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं फ्रेंड्स। शारीरिक शिक्षा से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के सभी कार्यों को उत्साह पूर्वक करता है, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, शारीरिक शिक्षा कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वह है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। यानी कि यह शारीरिक शिक्षा के बारे में अभी हमने जो पढ़ा, इसको जानना क्यों आवश्यक है, इसके क्या क्या उद्देश्य है ना फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं। पर्पस क्या है इसका, तो सबसे पहला पर्पस है शारीरिक विकास। यानी कि शारीरिक शिक्षा के बारे में यदि आप जानकारी रखते हैं अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक विकास है, आपका जो बॉडी ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सकता है ना फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। इसमें फ्रेंड्स शरीर के सभी अंगों का संपूर्ण विकास होता है और मनुष्य अपने सारे कार्य को अच्छे से संपादित कर पाता है। साथ ही साथ प्लेटो ने भी शारीरिक विकास के बारे में कहा था कि एक स्वस्थ मन का विकास एक स्वस्थ शरीर में ही होता है, यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। यह प्लेटो के द्वारा शारीरिक विकास के लिए कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा उद्देश्य है वह है मांसपेशीय विकास। यानी कि यदि आप शारीरिक शिक्षा के बारे में जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मांसपेशीय विकास के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मांसपेशीय विकास का मतलब कि आपके मसल्स कैसे डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी भारी वर्क करते हैं, जो भी हार्ड वर्क करते हैं, कठिन कार्य करते हैं, वो अपने हम मांसपेशियों या पेशियों से ही करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो है वह है ज्ञानात्मक विकास। यानी कि आप अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में कितना ज्ञान रखते हैं, आप अपने बॉडी के बारे में कितना नॉलेज रखते हैं, कौन कौन सा एक्टिविटी आप कर पा रहे हैं, कौन कौन सा एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी पेशी आपकी काम कर रही है, उन सबके ज्ञान को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला उद्देश्य है वह है प्रभावात्मक विकास।
फ्रेंड्स, प्रभावात्मक विकास का मतलब कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर अपना कितना प्रभाव डाल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका विकास भी आपका शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स प्रभावात्मक विकास, यानी कि इस विकास के अंतर्गत व्यक्ति के अंदर सामाजिकता का विकास होता है, उसके अंदर नैतिक मूल्यों का यानी कि नैतिकता का विकास हो जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स भावात्मक उद्देश्य की पूर्ति भी इसी विकास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यह व्यक्ति को एक समुदाय या समूह में समायोजन करने में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। यानी कि सामाजिक समायोजन के विकास में भी प्रभावात्मक विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्रभावात्मक विकास के कारण बच्चों में इस विकास के कारण बच्चों के अंदर में फ्रेंड्स मित्रता का गुण आता है, उसके अंदर सहयोग का, उसके अंदर नैतिकता का, उसके अंदर फ्रेंड्स सहकारिता का, सहयोग करने का, सम्मान देने का, ये सब गुणों का विकास हो जाता है। यहीं पे कुछ नकारात्मक पहलू की बात करें तो बच्चे के अंदर नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, आशा, निराशा आदि गुणों का भी कहीं ना कहीं विकास हो जाता है। तो ये सभी गुण जो है आपके प्रभावात्मक विकास के अंतर्गत ही आते हैं। अगला जो है वो है फ्रेंड्स हमारा चरित्र निर्माण, यानी कि शारीरिक शिक्षा से कहीं ना कहीं व्यक्ति का चरित्र निर्माण भी होता है। यानी कि शारीरिक शिक्षा में केवल आपके शारीरिक गुण का ही केवल विकास नहीं होता, अपितु आपके चरित्र का भी निर्माण होता है। फ्रेंड्स कहा जाता है कि जो चरित्र होता है वो मनुष्य का आभूषण होता है, तो उसका विकास भी इसी शिक्षा के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का तीसरा टॉपिक है वह है शारीरिक शिक्षा, यानी कि शारीरिक शिक्षा जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में ही होता है। अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने जाना शारीरिक शिक्षा के बारे में, लेकिन यहाँ पर अब बात करनी है हम लोग को शारीरिक शिक्षा, वो भी शिक्षण संस्थान में। यानी कि ये जो शारीरिक शिक्षा हम लोग को एक बालक कौन देता है फ्रेंड्स, तो एक शिक्षक देता है। लेकिन वह शिक्षक अपने छात्र को कैसे शिक्षित करेगा, उसके लिए जरूरी यह है कि शिक्षक भी पहले शिक्षित हो जाए, यानी कि शिक्षक को भी शारीरिक शिक्षा के बारे में ज्ञान हो, उसको भी प्रशिक्षित किया जाए, उसको भी ट्रेनिंग दिया जाए। तो हमारा जो आज का टॉपिक था फ्रेंड वही है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में शारीरिक शिक्षा। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक टीचर ट्रेन नहीं होगा वो अपने छात्रों को सही मार्गदर्शन, सही ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं शारीरिक शिक्षा शिक्षण के उद्देश्य, यानी कि यदि एक शिक्षक ट्रेनिंग ले लेता है किसी भी शिक्षण संस्थान में शारीरिक शिक्षा के बारे में, तो कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति वह कर सकता है। फ्रेंड्स समझ लेते हैं इसके बारे में कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। तो कौशल एवं योग्यताओं का विकास सबसे जो पहला उद्देश्य है कि वह उसके अंदर क्या आ जाएगा, तो उसके अंदर स्किल डेवलप हो जाएंगे, उसके पास एबिलिटी क्षमता आ जाएगी किसी भी कार्य को करने का, उस चीज को समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगला जो है वह था व्यक्तित्व का विकास, यानी कि शारीरिक शिक्षा सिस्टम के उद्देश्य में आदमी के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। फ्रेंड्स व्यक्तित्व के विकास करने का मतलब कि उसके सामाजिकता का विकास, उसके अंदर बात कर लेते हैं मिलनसारी का, सतर्कता आ जाएगी, उसके अंदर उत्साह आ जाएगा, उसके अंदर जिज्ञासा आ जाएगी, ये उसके अंदर अनुशासन का गुण विकास होने लगता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से पूर्ति होती है फ्रेंड्स, तो हमारे शारीरिक शिक्षा के जो संस्थान होते हैं वहां से इस उद्देश्यों की पूर्ति होती है। आगे कुछ और पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें शारीरिक कुशलता का प्रॉपर विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, व्यवहारिक ज्ञान का भी विकास इसी के अंदर देखने को मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का अगला टॉपिक है फ्रेंड्स वो है शारीरिक शिक्षा में परिवार की भूमिका। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि एक बालक का सबसे पहला जो शिक्षा होता है, जो पहला विद्यालय होता है, वह उसका परिवार होता है, जहाँ पे बालक जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वहीं से उसका जो शिक्षण होता है शुरुआत हो जाती है, यानी कि उसके परिवार में उसके माता पिता के द्वारा ही उसके शिक्षण का शुरुआत होता है। कहीं ना कहीं वहीं पे उसके शारीरिक शिक्षा का भी जो अधिगम होता है वो वहां से शुरू हो जाता है। यानी कि एक परिवार जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों के शारीरिक शिक्षा में भी निभाता है। बच्चा अपने परिवार में बड़ा होता है, अपने बड़ों को अनुकरण करता है, उनको देखता है कैसे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे व्यायाम कर रहे हैं, वो भी उस चीज को अनुकरण करते हुए करने लगते हैं और कहीं ना कहीं शारीरिक शिक्षा का ज्ञान वहीं से उनकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है छठा वह है शारीरिक स्वास्थ्यता। फ्रेंड्स शारीरिक स्वास्थ्यता कहने का मतलब कि हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहता है और कैसे रह सकता है, इस चीज को जानना
बहुत ही जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो शारीरिक स्वस्थता के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसके अलावा वो उस व्यक्ति के पास और भी ऊर्जा होनी चाहिए, ताकि वो आपातकालीन स्थिति में किसी भी कार्य को संपादित कर सके। यानी कि मैं सुबह से वो उठकर रात तक जितना अपना दैनिक कार्य करता हूँ, उसके लिए तो मुझे ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ कुछ और ऊर्जा चाहिए कि उस स्थिति के अलावा, उस कार्य के अलावा अगर कोई दूसरा कार्य भी मुझे करना पड़े तो मैं आसानी से जिज्ञासा उत्साहित होके उस कार्य को अच्छे से कर सकूं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शारीरिक स्वस्थता बोलेंगे फ्रेंड्स। यानी कि शरीर का वैसा गुण जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शारीरिक स्वस्थता बोलते हैं। बहुत इजी है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं शारीरिक स्वस्थता के घटक। यानी कि एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उसके लिए कौन कौन से घटक होते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए 2 घटक बताए गए हैं मुख्य रूप से। पहला है हृदय श्वसन स्वस्थता और दूसरा है पेशीय स्वस्थता। यानी कि इन दोनों घटकों को पहले समझ लेते हैं फ्रेंड्स। पहला जो है हृदय श्वसन। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हृदय जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर हृदय की गति 1 सेकंड के लिए रुक जाए तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो हृदय होता है वह शारीरिक स्वस्थता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारे ब्लड का जो परिसंचरण होता है, जो रक्त संचार होता है, वह कहीं ना कहीं हृदय के द्वारा ही संपादित किया जाता है। जहाँ भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वहां पे पोषक तत्व पहुंचाने का काम कौन करता है, हृदय ही करता है। यानी कि यह रक्त परिसंचरण का मुख्य कार्य करता है। साथ ही साथ श्वसन स्वस्थता, यानी कि हम जो श्वास लेते हैं उसमें भी स्वस्थ का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर स्वस्थ ऑक्सीजन हमारे अंदर नहीं जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर उपज सकती है। तो कहीं ना कहीं यह एक मुख्य घटक होता है फ्रेंड्स। इसमें कुछ और हम लोग समझ लेते हैं कि जो भी व्यक्ति लंबे समय तक किसी कार्य को करता है या सतत कार्य करता है तो उसके अंदर जो हृदय श्वसन स्वस्थता होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अर्थात आप जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे, जितना कार्य करेंगे, आपका जो स्वास्थ्य होगा उतना ही बेहतर होगा। जो दूसरा है फ्रेंड्स घटक वो है पेशीय स्वस्थता। पेशीय स्वस्थता कहने का मतलब कि आपकी मांसपेशी कितना स्वस्थ है, कितना स्ट्रांग है। क्योंकि यदि आपकी मांसपेशी, आपकी पेशियां स्वस्थ होंगी, स्ट्रांग होगी, तो आप कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से उत्साह पूर्वक और खुशी पूर्वक कर सकते हैं। तो यह भी एक मुख्य घटक में ही आता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो 8वां टॉपिक है वह है भावात्मक स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, भावात्मक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं इसको हम लोग समझने के लिए बोल सकते हैं फीलिंग, यानी कि इमोशंस, आपकी भावना क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग मानसिक स्वास्थ्य भी कर सकते हैं। आप केवल शरीर से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता है फ्रेंड, आप दिमाग से कितने स्वस्थ हैं। दिमाग से स्वस्थ होने का मतलब कि आपका दिमाग कितना एक्टिव है किसी कार्य को करने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए, किसी से बात करने के लिए, किसी का सहयोग करने के लिए आपका दिमाग किस लेवल तक सोच सकता है, वो बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए फ्रेंड भावात्मक स्वास्थ्य को हम लोग मानसिक स्वास्थ्य भी कहते हैं। आइए कुछ और पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि भावात्मक स्वास्थ्य हुआ है जिसमें आप अपनी मानसिक स्थिति, अपने विचार, अपनी भावना या व्यवहार को आप नियंत्रित करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भावनात्मक स्वास्थ्य बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके गुण। यानी कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण आ सकता है या होता है। तो जो सबसे पहला गुण होता है वो होता है संतोष की भावना। जो भी व्यक्ति अपने दिमाग से स्वस्थ है, मेंटली फिट है, उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है। वो व्यक्ति हर काम से संतुष्ट होता है, जो भी उसके पास है, जितना भी है वो उससे संतुष्ट होता है और अपने लाइफ को अच्छे से व्यतीत करता है। फ्रेंड्स, जो दूसरा गुण है वो हो सकता है वो हो सकता है जीने के लिए एक उत्साह। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे व्यक्तियों में जीने की उत्साह ही नहीं रहती है, वो हमेशा निराशा रूप में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लाइफ में कोई उनका पर्पस ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि दिमाग से ग्रसित होते हैं, मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उस व्यक्ति के अंदर जीने का एक ललक देखने को मिलेगा, एक उत्साह देखने को मिलता है। तो यह भी गुण फ्रेंड्स मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा
जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनके अंदर तनाव से लड़ने की एक अलग ही क्षमता देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो रिश्तों का कद्र करते हैं, रिश्तों को समझते हैं, रिश्तों में आने वाली भावनाओं को समझते हैं, दूसरे के इमोशंस को समझते हैं, दूसरे के दुख सुख को समझते हैं। यानी कि रिश्तों को समझना या उसको भाव देना भी उस व्यक्ति के स्वास्थ्य ये भी एक व्यक्ति का ही गुण है। इसके अलावा काम और खेल के बीच में संतुलन भी ऐसा व्यक्ति आसानी से बना लेता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा देखने को मिलता है। आत्मविश्वास से वो क्या रहता है, लवरेज रहता है। किसी भी काम को करने में वो घबराता नहीं है और आसानी से उस काम को संपादित कर देता है। तो ये सारे गुण एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में देखने को मिलता है। आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है फ्रेंड्स वो है गतिविधि के दौरान बच्चों का प्रेक्षण एवं मार्गदर्शन। फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि स्कूल में केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता है, उसके साथ साथ बहुत सारे क्रिया, बहुत सारे गतिविधियां भी बच्चों के द्वारा कराया जाता है। जैसे व्यायाम कराया जाता है, स्पोर्ट्स कराया जाता है, रनिंग कराया जाता है, जंपिंग कराया जाता है, जिम्नास्टिक्स कराया जाता है, बॉल थ्रो कराया जाता है, भाला फेंक कराया जाता है। कहीं ना कहीं ये जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों के लिए। ऐसे में एक शिक्षक का दायित्व तो बनता है कि वह बच्चों को मॉनिटर करे, वो बच्चों की गतिविधियों का क्या करे, प्रेक्षण करे, उनको सही मार्गदर्शन दे। साथ ही यदि ऐसा शिक्षक नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बालक का जो संपूर्ण विकास है वह नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, संपूर्ण विकास करने का मतलब कि बच्चे का शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, मनोगत्यात्मक विकास भी हो, यानी कि उसका संपूर्ण विकास करना ही एक शिक्षक का परम कर्तव्य होता है। ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बालक रहता है वह अपने अंदर की जिज्ञासा को आसानी से व्यक्त कर पाता है, वो अपने अनुभव को शेयर कर पाता है, वह किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है। उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि उसको मार्गदर्शन करे, उसको प्रेरित करे ताकि बच्चा अच्छे से किसी भी कार्य को कर सकता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है फ्रेंड्स कि इसके सही प्रेक्षण और मार्गदर्शन के कारण बच्चों के अंदर आत्मनिर्देशन की भावना भी बनती है या विकसित होती है। यानी कि बच्चा अपने आप को सेल्फ रिप्रेजेंट कर पाता है यदि उसका सही से मार्गदर्शन किया जाए। साथ ही साथ बच्चों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी देखने को मिलती है। डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बालक के लिए कि वह अपना निर्णय स्वयं और जल्दी ले सके, वो भी सही ले सके। इसके अलावा बालक अपने क्षमता को पहचाने, अपने शक्ति को पहचाने, अपने क्वालिटी को पहचाने, वह क्या कर सकता है, यह तभी संभव है जब एक शिक्षक अच्छे से मॉनिटर करे, अच्छे से उसका मार्गदर्शन करे। कुछ और पॉइंट से बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसके माध्यम से बच्चों के अंदर समायोजन करने का क्षमता का भी विकास हो जाता है। इसके अलावा टीम भावना का विकास भी देखने को मिलता है। यानी कि अगर बच्चे का अच्छे से मार्गदर्शन किया जाए, उसका मॉनिटरिंग किया जाए तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी विकसित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का आखिरी टॉपिक। तो इस तरीके से हमारा S5 का यूनिट 1 आज पूरी तरीके से समाप्त हो गया फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरे इस वीडियो को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स, लाइक शेयर जरूर करें। माँ DLED ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, मैं ऐसे ही पर डे वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए और शेयर करता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।